बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक सुंदर राज्य था, अमरगढ़। ये राज्य जितना सुंदर था, उसका राजा उतना ही अकेला। राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। महल बड़ा था, सोने से सजा था, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भी दौलत नहीं भर पा रही थी। राजा की तन्हाई। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, सेना, खजाना, पर उसके पास अपना कोई नहीं था। रानी बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद राजा ने कभी किसी को दिल से करीब नहीं आने दिया। लोग उसे आदर से देखते, लेकिन डर के साथ। वह गरीब लड़की महल के बाहर उसी शहर में एक झोपड़ी में रहती थी, मीरा। मीरा गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह रोज नदी किनारे फूल बेचती थी ताकि अपनी बीमार मां का इलाज कर सके। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, भले ही पेट खाली हो। एक सुबह राजा भेष बदलकर शहर देखने निकला। नदी किनारे उसने मीरा को देखा, धूप में खड़ी, हाथ में फूलों की टोकरी और चेहरे पर थकान के बावजूद शांति। इन फूलों की कीमत क्या है? जो मन करे दे दीजिए, फूल नहीं, दुआएं बिकती हैं यहाँ। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके दिल को छू लिया है। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। राजा रोज उसी जगह आने लगा। कभी फूल खरीदता, कभी बस चुपचाप बैठा रहता। मीरा को नहीं पता था कि सामने बैठा आदमी राजा है। उसे लगा वह बस एक थका हुआ इंसान है। दोनों बातें करते, जीवन की, दर्द की और अधूरे सपनों की। राजा पहली बार हंसता था। एक दिन महल में मीरा को फूल देने के लिए बुलाया गया। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी राजा के सिंहासन पर बैठा था। मीरा की आंखें भर आईं। मीरा, मैं वही हूं, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। महाराज, गरीब की दोस्ती तो ठीक है, पर उसका प्यार, वह राजमहल में नहीं टिकता। राजा मीरा से विवाह करना चाहता था, लेकिन दरबार, मंत्री, समाज सब खिलाफ थे। एक गरीब लड़की रानी नहीं बन सकती, और वह शहर छोड़कर चली गई। मुलाकात कुछ महीनों बाद मीरा की मां की बीमारी बढ़ गई और उसकी मां की मौत हो गई। मां की मृत्यु के बाद मीरा बहुत कमजोर हो गई। ये खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंचा। अगर मैं रानी नहीं बन सकी तो क्या आपकी याद बन सकती हूँ? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा ने आखिरी सांस ली। राजा के हाथ थामे हुए मीरा की मौत के बाद राजा वीरेंद्र सिंह देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में मीरा का ठंडा हाथ था और आंखों में ऐसे आंसू जो अब किसी को दिखाई नहीं देते थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं राजा हूं, लेकिन आज भी तुम्हें बचा नहीं सका। कमरे में कोई जवाब नहीं था, बस सांसों की टूटी हुई आवाज और फिर खामोशी। राजा की चुप्पी। मीरा की मृत्यु के बाद राजा ने कभी शादी नहीं की। उसने नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर सुबह वहां फूल रखे जाते। लोग कहते थे, राजा आज भी किसी का इंतजार करता है जो कभी लौटकर नहीं आएगी। उस दिन के बाद राजा ने बोलना लगभग छोड़ दिया। दरबार लगता था, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता। मंत्री सवाल करते, राजा बस खिड़की से बाहर देखता, उसी नदी की ओर जहां मीरा फूल बेचा करती थी। सूना महल राजमहल अब भी भव्य था।
लेकिन उसमें हंसी नहीं थी। रात को कोई संगीत नहीं, कोई दीप नहीं, बस राजा और उसकी यादें। फूलों का बोझ राजा रोज सुबह नदी किनारे बने छोटे से मंदिर में जाता, वही फूल चढ़ाता जो कभी मीरा बेचा करती थी। लोग देखते लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करते। राजा की आंखें हर दिन थोड़ी और थक जाती। अधूरी बातें कभी कभी राजा खुद से बोलता। अगर मैं राजा ना होता, अगर तुम गरीब ना होती, अगर यह दुनिया थोड़ी कम निर्दयी होती। फिर वह चुप हो जाता, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ठंडी रात राजा बहुत देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। उसने फूलों को देखा और धीरे से कहा, मीरा, आज मैं बहुत थक गया हूं। उस रात राजा वापस महल नहीं लौटा। अगली सुबह सुबह मंदिर के बाहर राजा वीरेंद्र सिंह शांत लेटा हुआ मिला। चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बस अजीब सी शांति। उसके हाथ में एक मुरझाया हुआ फूल था। कोई शोर नहीं, न ढोल बजे न शंख। राजा की मौत पर शहर खामोश था। लोग बस इतना कहते थे, वह राजा नहीं मरा, वह इंसान बेहद पहले ही टूट चुका था। कुछ प्यार मिलकर नहीं, बिछड़कर अमर हो जाते, और कुछ राजा ताज के साथ नहीं, यादों के बोझ से मरते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस दिल में चलती रहती है जो अधूरा रह गया हो। दो बहनों की ये कहानी है। छोटी बहन का नाम कविता था और बड़ी बहन का नाम पायल। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। कविता सुमित्रा की सगी बेटी थी, इसलिए सुमित्रा ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन पायल सुमित्रा की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। सुमित्रा ने पायल की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। माँ होते हुए भी सुमित्रा के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए वो ममता और अपनापन कभी नहीं रहा, और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी कविता, आज तो वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे पायल, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिस। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। कविता, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हो, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर है, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। पायल की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनते ही सुमित्रा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है पायल। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है? अभी यहाँ से चली जा। तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। पायल ये कहकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। पायल घर जाने के लिए पास खड़ी एक चाचा की बैलगाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनके लक्ष्य स्थान तक पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, बाजार के उस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे चाचा। अच्छा तो बेटी, चलो बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा देता हूँ, और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहने पर पायल बैलगाड़ी पर बैठ गई और चाचा ने भी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद हरिदत्त यानी कविता
और पायल के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियां चली जाएंगी ना। हरिदत्त की पुकार सुनते ही सुमित्रा बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आप बाजार से आ गए? और जी पायल तो घर चली गई है। उस लावारिश को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसलिए वो अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होते हुए भी उसे अकेले क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते, उसके बाद मैं खुद उसे घर छोड़ाता। और भला कोई माँ अपनी ही बेटी को लावारिस कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी? अरे वो तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी बेटी तो कविता है। मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? क्या बेकार की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ही सिर में जाएंगी? अरे भाग्यवान, मानता हूँ कि पायल तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे माँ का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, ये सब बातें आपको समझा कर भी कोई फायदा नहीं। आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। दामाद जी कविता को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। सुमित्रा ये कहते हुए हरिदत्त से बाजार का ठेला लेकर रसोई की ओर चली गई। माँ, मैंने इनके लिए लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। हाँ, अब बस सब्जी बनानी बाकी है। पिताजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां ले आए हैं। आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुर के घर आएंगे ना। सुमित्रा अपनी बेटी कविता के पति से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन पायल के पति के साथ वे ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे खुद पायल के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर न करते हुए सब्जियों को गमले में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जियां काटने में लग गए। अरे अमित बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच सुमित्रा बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए? लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और कविता कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ। और कविता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर कविता की मदद कर दो ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। हरिदत्त के ऐसा कहने के बाद सुमित्रा रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद सुमित्रा और कविता खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा। जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन पायल दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की ये बात सुनकर कविता गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। कविता की ऐसी बातें सुनकर हरिदत्त के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन अमित के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे अमित, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए अमित और कविता घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हरिदत्त के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अमित और हरिदत्त खाना खाने लगे। दूसरी तरफ सुमित्रा और कविता भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद अमित और कविता रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना?
और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और कविता मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी न कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और कविता तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति राहुल की ये बातें सुनकर पायल थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और कविता मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी न कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर अभी वो सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ सुमित्रा ने पायल के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन राहुल बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन राहुल और पायल साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक पायल की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे कविता, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और अमित, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना अमित? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवान को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजाजी क्यों नहीं आए? अरे अमित, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम न करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से पायल दिन में ही घर अकेली आई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति अमित को इस तरह बातें करते देख कविता को बहुत गुस्सा आ गया और वो तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। कविता की ऐसी तीखी बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा। वहीं राहुल को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। कविता, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन, तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। कविता की ये बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहाँ से जाना ही बेहतर समझा और उधर कविता भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। ऐसे ही जब पायल और राहुल घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक पायल की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है?
मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों न हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास ठेला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक ठेला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर पायल ने अपने ठेले से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी ये मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर पायल और राहुल अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब पायल की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस पायल में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। अमित भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन कविता की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। हरिदत्त अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और कविता पायल से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो कविता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा, मुझे राहुल से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह हरिदत्त जब खुद से बातें कर रहे होते हैं, तभी सुमित्रा उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार पायल के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी पायल मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया। राहुल से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी कविता के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने कविता और अमित को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन पायल से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। हरिदत्त के ऐसा कहने पर सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर राहुल बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी पायल राहुल के पास आ जाती है।
अरे आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो चाचा को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लगती हूँ। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? हाँ राहुल बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अचानक आना पड़ा। वैसे पायल बेटी कहाँ है? हरिदत्त के ऐसा कहते ही पायल बाहर आ गई। अपने पिताजी को देखते ही वो खुशी से भर गई और बोली, अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए? ओ बेटी, उस दिन तू मेरे घर पहुँचने से पहले ही चली आई थी, तो तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझे देखने आ गया। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बात छोड़ो, मैं आया हूँ ना। वैसे आते आते तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। हरिदत्त ऐसा कहकर सामान का ठेला पायल को दे देते हैं और फिर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर पायल चाय बनाने रसोई में चली जाती है। बेटे राहुल, भाग्यवान और कविता का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी पायल को माँ का प्यार नहीं देंगे। एक तो वो सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान पायल को बेटी का प्यार दे ही देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर कविता ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो भी लगभग खत्म हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। तो बेटे, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और पायल मेरे साथ हमारे घर चलना। फिर वहीं पर हम कविता और अमित को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे। और दूसरी ओर भाग्यवान व कविता पायल को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने पायल को बहुत करीब से देखा है। वो भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव की जिद बद के कारण वो बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। हाँ राहुल बेटे, मुझे सब पता है। पायल बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर पायल की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। इसी तरह जब हरिदत्त और राहुल बातें कर रहे होते हैं, तभी पायल चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी राहुल से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। लेकिन पिताजी, ऐसे अचानक क्यों? वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। हरिदत्त के ऐसा कहने के बाद सबने चाय पी। फिर हरिदत्त राहुल और पायल को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। हरिदत्त ने कविता और उसके पति को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। हरिदत्त हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी सुमित्रा ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया?
कविता और अमित को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? कविता, तू अभी चुप ही रह। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको राहुल की असलियत बताऊंगा, तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो। राहुल किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है, और राहुल उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि कविता के लिए अमीर लड़का देखो और पायल के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर ये राहुल इतना अमीर ही है तो फिर वो उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवान, राहुल के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल राहुल को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचा है। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन जायदाद और पैसे देख कर आए। तू कुछ समय गरीबी में रह, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए तब अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूँ।